नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। उत्तर प्रदेश में पहले 2 चरण का चुनाव हो चुका है, मतदान हो चुका है। पहले चरण में 58 सीटें थीं, दूसरे चरण में 55 सीटें थीं। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें 2017 में, तो इनमें से पहले चरण की इन 58 सीटों में से 53 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी और दूसरे चरण की 55 सीटों में से 38 सीटें जीती थी। तो जाहिर है कि उस समय भी जब भाजपा की प्रचंड लहर थी, तब भी दूसरे चरण की ये जो सीटें हैं, यहाँ मुकाबला ज़्यादा कड़ा था, ज़्यादा मुश्किल था। उसकी वजह यह है कि मुस्लिम आबादी सबसे ज़्यादा, ये रुहेलखंड का जो इलाका है, इसमें सबसे ज़्यादा है। तो इसलिए भाजपा के लिए चुनौती ज़्यादा होती है और भाजपा को सफलता मिलने का एक ही पैमाना होता है कि अगर काउंटर पोलराइजेशन होता है, मुसलमानों के वोट के जवाब में हिंदू वोट निकलते हैं कि नहीं। अब ये चर्चा एक है कि पिछले चुनाव की तुलना में वोटिंग परसेंटेज कुछ गिरा है। तो देखिए, वोटिंग परसेंटेज गिरने के कई कारण होते हैं और अलग अलग चुनाव के हिसाब से होता। 2017 का चुनाव घोर एंटी इनकम्बेंसी का चुनाव था। जब एंटी इनकम्बेंसी अपने पीक पर होती है तो लोगों में उत्साह ज़्यादा होता है, यूफोरिया होता है, एक आक्रामकता होती है जो प्रो इनकम्बेंसी में नहीं होती है। इस वजह से वो यूफोरिया इस चुनाव में नहीं दिख रहा है। इसलिए लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, उसके विरोधी जो बात कह रहे हैं कि भाजपा का सफाया हो गया, हालांकि मैं ये बात पिछले कई चुनावों से सुन रहा हूँ। हर बार इन पहले 2 चरणों के मतदान के बाद कहा जाता है कि इन 2 चरणों में तो इस इलाके से बीजेपी साफ हो गई। वही बात इस बार भी कही जा रही है। लेकिन ये बात सही है कि पिछले चुनाव की तुलना में, 2017 के चुनाव की तुलना में इस बार बीजेपी को कुछ नुकसान हो रहा है। पहले चरण में ज़्यादा है, दूसरे चरण में नहीं। पहले चरण में 53 सीटें जीती थी बीजेपी। इस चरण में, मतलब इस बार जो है 2022 में, ये उम्मीद है कि 45 से नीचे नहीं जाएगी बीजेपी की। जो कम आंक रहे हैं, ज़्यादा कंजर्वेटिव तरीके से जो है आकलन कर रहे हैं, वो 40 सीटों का कर रहे हैं। जो विरोधी कर रहे हैं अंदर खाने, जो उनकी अपने इंटरनल रिपोर्ट के हिसाब से, उसमें 35 सीटें दे रहे हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि कुछ नुकसान बीजेपी को पहले चरण में हुआ है। उसकी वजह एक ही है कि कई सीटों पर जाटों ने मुसलमानों के साथ वोट किया है, जो लग रहा था कि शायद नहीं होगा। तो ये पूरा अक्रॉस द वेस्टर्न यूपी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर सीट पर हर जगह जो है ये हुआ हो, लेकिन कुछ सीटों पर हुआ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। एक बात। दूसरी बात, जो दूसरे चरण का चुनाव है, उसमें जो बीजेपी को पिछली बार 38 सीटें मिली थीं और सपा को 15 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी। कांग्रेस और सपा का गठबंधन था उस समय। इस बार बीजेपी को नुकसान ज़्यादा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, जैसी कि उम्मीद थी कि इस दौर में तो सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि चुनौती सबसे ज़्यादा है। इस चरण में बीजेपी के पक्ष में, पहले चरण में भी, इस चरण में भी, और इस चरण में ज़्यादा जाटव मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ गया है। और ये जो पोलिंग परसेंटेज कम हुआ है, वो ऐसा नहीं है। ये आम धारणा ये है कि मुसलमानों ने ज़्यादा वोट किया, इसलिए पोलिंग परसेंटेज जो है वो उनके पक्ष में जाएगा। हिंदुओं ने कम वोट किया, इसलिए पोलिंग परसेंटेज गिर गया। सीट वाइज देखने पर, बूथ वाइज देखने पर, उसकी एनालिसिस करने पर यह पता चलता है कि जो हिंदू बहुल इलाके हैं वहाँ भी पोलिंग परसेंटेज गिरा है, मतदान का प्रतिशत गिरा है, और जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहाँ भी गिरा है। तो ये ऐसा नहीं है कि केवल एक तरफा है। एक फैक्टर दोनों चरणों में जिसका अंदाज़ा अभी पूरी तरह से नहीं लग रहा है, वो ये है कि जाटव वोट कितना गया है बीजेपी को। जाटव वोट बीजेपी को मिला है, ये तो तय है, क्योंकि ये ऐसा वोटर है जो बोलता नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिन सीटों पर जाटव मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है, वहाँ बीजेपी अच्छा कर रही है। दूसरी बात, बीजेपी का अति पिछड़ा वोट बैंक बिल्कुल नहीं खिसका है। ये दूसरे जो चरण में कामयाबी मिल रही है बीजेपी को, हो सकता है कि 1-2 सीटों का नुकसान हो सकता है वो भी ना हो।
जितनी मिली थी 2017 में, हो सकता है वहाँ तक बीजेपी पहुँच जाए, लेकिन अगर एक कंजर्वेटिव असेसमेंट लेकर चलें तो बीजेपी यहाँ 34 से 35 सीटें जीत सकती है। दूसरे चरण की सीटों में 2 सीटों पर खास ध्यान दीजिएगा। एक है नकुड़, जहाँ से धर्म सिंह सैनी चुनाव लड़ रहे हैं, जो बीजेपी में मंत्री थे 5 साल तक बीजेपी सरकार में, और आखिरी समय पर छोड़कर अखिलेश यादव का हाथ उन्होंने पकड़ लिया, तो वो समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं। बीजेपी ने यहाँ एक गुजर प्रत्याशी दिया है। इसके बावजूद सैनी वोट पूरी तरह से धर्म सिंह सैनी के साथ नहीं जा रहा है और धर्म सिंह सैनी चुनाव हार रहे हैं, इस बात की प्रबल संभावना है। दूसरी सीट स्वार है, जहाँ से आजम खां के बेटे लड़ रहे हैं। वहाँ भी जो खबरें आ रही हैं, जो आकलन है, उसके हिसाब से आजम खां का बेटा चुनाव हार रहा है। अब असली नतीजा तो 10 मार्च को ही पता चलेगा, लेकिन ये 2 चीज़ें संकेत ये हैं कि बार बार जो बात मैं कह रहा हूँ कि प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। प्रदेश में अगर भाजपा के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी है तो सिर्फ और सिर्फ उसके विधायकों की, और विधायकों में भी जो मंत्री हैं उनकी ज़्यादा है। मंत्रियों के हारने की आशंका सबसे ज़्यादा है। तो ये तो 2 चरणों की बात हुई, संभावना की बात हुई कि किस तरह का रिजल्ट आ सकता है। हालांकि दोनों खेमों के अलग अलग अपने दावे हैं, और लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों को ये समझ में आ गया है कि जो उनका 2 सबसे अच्छा चरण था, जहां उनको बेस्ट परफॉर्मेंस की उम्मीद थी, तो इन 2 चरणों में भाजपा को जैसा नुकसान होने की उम्मीद थी। और क्यों उम्मीद थी? मुस्लिम वोटों के कंसोलिडेशन से, कि मुसलमान वोट जो है एक मुश्त एक तरफ जा रहा है और किसी पार्टी को नहीं जा रहा है। उसका जहां मुसलमान 45-50% हैं उन सीटों को छोड़कर, बाकी सीटों पर। और दूसरी चीज़ जो मैं बार बार कह रहा हूँ, महिला मतदाताओं में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो शेयर होगा वो 65 से 70% से कम नहीं होगा, ज़्यादा हो सकता है। लेकिन मैं इन 2 चरणों के बाद ये जो एनालिसिस है, कितनी सीटें, कितने % वोट, कितना मतदान हुआ, कितनी सीटें मिलेंगी, कितनी नहीं मिलेंगी, इसकी बजाय मैं दूसरी बात कहने जा रहा हूँ। इन 2 चरणों के मतदान से जो संकेत मिल रहा है वो भारतीय राजनीति में एक जो सिद्धांत का प्रतिपादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, या बल्कि उससे पहले प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने के बाद से हुआ था, उसकी पुष्टि होने जा रही है, या बल्कि कहें पुनर्पुष्टि होने जा रही है। और वो ये है कि मुस्लिम मतदाता के पास वीटो है और वो तय करेगा कि सरकार किसकी बनेगी। इसको 14 में तोड़ा मोदी ने, 17 में तोड़ा और 19 में तोड़ा, और 22 में ये फिर टूटने जा रहा है। आप इस बात को समझिए कि मुसलमानों की दृष्टि से सोचकर देखिए तो उनको लगता है कि बहुत बड़ा नुकसान उनका हुआ है। अब दो पहलू हैं उसके। एक, जो उनका एक खास वर्ग था, एलीट कह लें, व्यापारी कह लें, गुंडा कह लें, जितने इस तरह के अपराधी तत्व थे, काले धंधे करने वाले थे, उन सब की कमर टूट गई। तो उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। उन्होंने कोई कसर पैसा देने में, इंतज़ाम करने में, बाहर से लोगों को बुलाने में, मतदान का प्रतिशत बढ़वाने में, ज़्यादा वोट डलवाने में, इन सब में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। हज़ारों करोड़ का अवैध धंधा उनका योगी आदित्यनाथ ने पिछले 5 साल में बंद कर दिया है। उनके जो माफिया थे उनकी कमर तोड़ दी है, उनके आर्थिक साम्राज्य को भी ध्वस्त कर दिया है। एक तरफ ये मुसलमान है, दूसरी तरफ वो मुसलमान है जिसको केंद्र और राज्य सरकार की हर योजना का बिना भेदभाव के पूरा लाभ मिला है। और चूंकि उनकी आबादी ज़्यादा है, परिवार में सदस्यों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए हिंदुओं से ज़्यादा उनको लाभ मिला है। तो सार्वजनिक रूप से बोलने में उनको शर्म आती है। वो ये नहीं बोल पाते हैं कि मोदी योगी सरकार में उनके साथ भेदभाव हुआ,
या उनके साथ धर्म के आधार पर उनको जो है तिरस्कृत किया गया, या उनको जो है उनकी अनदेखी की गई, या योजनाओं का लाभ नहीं दिया गया। तो इसलिए आप देखेंगे सोशल मीडिया पर जब मुस्लिम इलाकों में जाते हैं कैमरा लेकर, तो आपने देखा होगा कि सब तारीफ़ करते हैं, घर मिला है, राशन मिला है, जितनी योजनाओं की बात कीजिए सब मिला है। कानून व्यवस्था हाँ हमारे लिए भी अच्छी हुई है, लेकिन वोट नहीं देंगे। और मुझे लगता है कि ये चुनाव डिसाइडिंग फैक्टर बनेगा। मुसलमानों को सोचना पड़ेगा, जो अपने को उस वर्ग से अलग समझते हैं उनको सोचना पड़ेगा कि उनको 75 साल में जिन सेकुलर पार्टियों को, जिन पार्टियों को भाजपा के विरोध के नाम पर वो वोट देते रहे, कभी इस पार्टी को कभी उस पार्टी को, उन्होंने दिया क्या है। ये जो असदुद्दीन ओवैसी सवाल उठा रहे हैं, ये सवाल हर मुसलमान के मन में उठेगा। ओवैसी को मुझे नहीं लगता कि कोई सीट मिलने वाली है, वोट भी कितना मिलेगा कुछ पता नहीं है, लेकिन ये मुद्दा ओवैसी ने उठा दिया है और ये मुद्दे को पुख्ता किया है मोदी और योगी की सरकार ने। जिस तरह से काम किया है, भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या कहा जाता है कि ये जो है विभाजन कराते हैं, ये मुसलमानों के विरोधी हैं, ये मुसलमानों से नफ़रत करते हैं, ये मुसलमानों को ख़त्म करना चाहते हैं। और उनकी सरकार, उसने पिछले 7 साल में केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर जितना मुसलमानों के लिए किया है, उतना पिछले बाकी जो 75 में से घटा दीजिए 67-68 साल हैं, उसमें किसी पार्टी या सब पार्टियों की सरकारों ने मिलकर भी नहीं किया है। तो उनके लिए विरोध का, और बहुत आक्रामक विरोध का, अब आधार एक ही बचा है, धर्म का सहारा। वो सरकार के काम के आधार पर कोई आरोप नहीं लगा सकते। तो इसलिए हिजाब का मुद्दा उठा है। अब हिजाब का मुद्दा तो उठा दिया, मुसलमानों को पोलराइज करने के लिए उठा दिया, अब डरे हुए, उनको लग रहा है कि इसका रिएक्शन होगा और हिंदू भी पोलराइज होगा। कल जो है कर्नाटक हाई कोर्ट में हिजाब के समर्थक पक्ष के वकील ने कहा कि सुनवाई कुछ समय के लिए रोक दी जाए, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, चुनाव पर इसका असर पड़ सकता है। अब आप देखिए, वही वकील साहब हैं जो अभी जब मुकदमा लेकर गए थे तो कह रहे थे कि ये जीवन मरण का प्रश्न है, तुरंत फैसला कीजिए, सुनवाई मत टालिए, बड़ी बेंच मत बनाइए, तुरंत फैसला कर दीजिए। वहाँ देर हो रही तो भागकर जो है सुप्रीम कोर्ट आए कि आप सुनवाई कीजिए और तत्काल फैसला कीजिए। वही कह रहे हैं कि सुनवाई जो है स्थगित कर दीजिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमको चुनाव से कोई लेना देना नहीं, हम एक मुद्दे पर कानूनी संवैधानिक पक्ष पर सुनवाई कर रहे हैं। हाँ, ये सवाल, ये अगर बात लेकर चुनाव आयोग हमारे पास आता तो हम इस पर विचार करते, लेकिन आपके कहने से जो है सुनवाई नहीं रुकेगी। तो मुद्दा उठाया था इन 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी को नुकसान पहुंचाने के लिए, और हो उल्टा रहा है। हो ये रहा है कि जितनी आक्रामकता मुस्लिम समाज दिखा रहा है, उसका रिएक्शन हिंदू समाज पर हो रहा है। तो ये जो सारी कोशिश थी अखिलेश यादव की, ख़ासतौर से मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश की, कि एक जो है सोशल कोलिशन का जो है एक अम्ब्रेला बनाएंगे, वो सब टूट चुका है। उनके साथ यादव और मुसलमान के अलावा ज़्यादा कुछ है नहीं। उनके उम्मीदवार की जो जाति है उसके जो वोट मिल जाए। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने में कोई संदेह नहीं है। प्रश्न बार बार वही है कि सीटें कितनी आएंगी। तो ये तो अभी 2 ही चरण हुए हैं, अगले 5 चरण भाजपा के लिए बेहतर हैं, ख़ास तौर से तीसरा, चौथा, 5वां। ये ऐसा चरण है जिसमें भाजपा की बढ़त समाजवादी पार्टी से 10%, 12%, 15, 17% ज़्यादा है, और यहाँ आरएलडी नहीं है। मतलब अब दूसरे चरण के बाद कोई गठबंधन नहीं है। ओम प्रकाश राजभर को छोड़ दे तो ओम प्रकाश राजभर खुद अपना चुनाव जीत पाएंगे, इसमें भी संदेह है। ओम प्रकाश राजभर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। उसकी वजह यह है कि इलाके में चर्चा है कि उनको जो टिकट मिले वो टिकट उन्होंने बेच दिए हैं। अब उन्होंने बेचा है नहीं बेचा है पता नहीं,
लेकिन वो एक स्टिंग ऑपरेशन में जो कुछ उन्होंने बोला था उससे लगता है कि ये असंभव बात शायद ना हो, लेकिन मुझे कोई इसकी जानकारी पुख्ता तौर पर नहीं है, तो इसलिए मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता। उसके बावजूद ये पक्ष ना भी हो तो भी उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि जाटो मतदाता इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा मददगार होकर उभरा है। मायावती जो कैंपेन में नहीं दिखाई दे रही थी, चुनाव प्रचार नहीं शुरू कर रही थी, पिछले 5 साल से जो है घर बैठी हुई थी, उसका फ़ायदा बीजेपी को हो रहा है। बसपा के लोगों के मन में एक निराशा है, उनको लग रहा है कि बहन जी सक्रिय नहीं है। पहली बार हो रहा है, फिर कह रहा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी सत्ता में दावेदारी के लिए चुनाव नहीं लड़ रही है, तो इसलिए वो चुनाव मैदान से बाहर हो रही है और वो जो जगह खाली कर रही है उसको भाजपा भर रही है, वो सपा के खाते में नहीं जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की इस चुनाव में 3 चुनावों के बाद चौथे इस चुनाव में बड़ी उपलब्धि है। और उत्तर प्रदेश विधानसभा के इस चुनाव के बाद जातीय समीकरण की बात करें, सामाजिक समीकरण की बात करें, राजनीतिक समीकरण की बात करें, एक नए सिरे से राजनीतिक ध्रुवीकरण होगा, प्रदेश में ही नहीं देश भर में, और उसका बड़ा दूरगामी असर होगा। दूरगामी इसलिए कह रहा हूँ कि उसका असर केवल उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत तक सीमित नहीं रहेगा, उसका असर उत्तर भारत के बाहर भी जाएगा। और ये जितनी उठापटक उछल कूद हो रही है विपक्षी दलों की, उनके लिए संकट और बढ़ने वाला है। तो 10 मार्च में बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि उत्तराखंड में बीजेपी 6 महीने पहले चुनाव हार चुकी थी। आज स्थिति ये है कि बीजेपी लगभग चुनाव जीत चुकी है। जीत गई है ये नहीं कहूँगा, क्योंकि वो 10 मार्च को चुनाव आयोग बताएगा, लेकिन बीजेपी की स्थिति उत्तराखंड में बहुत अच्छी है, गोवा में भी अच्छी है, और मणिपुर में अभी चुनाव होना बाकी है, तो इसलिए मणिपुर की बात जो है मतदान के बाद करेंगे। लेकिन पंजाब में अप्रत्याशित रूप से अच्छी होने वाली है। जिस तरह का ट्रैक्शन मिल रहा है बीजेपी को, जिस तरह की उम्मीद प्रधानमंत्री जता रहे हैं, जैसी निराशा और अंदरूनी लड़ाई कांग्रेस में है, जिस तरह से अकाली दल का कोई जो है उत्थान होता हुआ नहीं दिख रहा है, आम आदमी पार्टी की स्थिति भी कोई बहुत अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। उसके नेता भले दावा कर रहे हों कि वो उनकी सरकार बनने जा रही है, वो जीत रहे हैं, ये दावा 2017 में भी कर रहे थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनने जा रही है। ये हालांकि ये बात मैं कई बार कह चुका हूँ, आज दोहरा तेहरा जितनी बार समझ लीजिए उतनी बार कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी पंजाब जैसे सीमावर्ती राज्य में सरकार सत्ता में नहीं आ सकती और नहीं आना चाहिए। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।